Assalamu alaikum, ninth class. This is Maria and I am the owner of Omni Academy. तो ओमनी एकेडमी रोजाना यूट्यूब के ऊपर आपकी बायोलॉजी की बुक से कुछ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस जो है वो डाल रही है। हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप तक हर एमसीक्यूज, हर शॉर्ट क्वेश्चन, हर लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो और उसका आंसर भी हम आप तक पहुंचाएं। तो अब तक हमने अपने लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर 14 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 14 एमसीक्यूज जो है वो बताए हैं और उनके आंसर भी हमने ड्यूरिंग द लेक्चर बता दिए हैं। तो ओमनी एकेडमी सिर्फ ये चाहता है आपसे कि जब आप ये लेक्चर लें तो अपने साथ रजिस्टर रखें और एक पेन रखें। जो सवाल हम बताएं, जो एमसीक्यूज हम बताएं, जो शॉर्ट क्वेश्चन हम बताएं, आप उसे नोट करें और साथ ही उसका आंसर जो ड्यूरिंग द लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसे नोट डाउन कर लें और उसी दिन उस लेक्चर को याद करें। और ऐसे होगा क्या, जब आप एट द एंड ऑफ द एग्जाम डे बैठेंगे याद करने के लिए बायोलॉजी को, तो आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ वही एमसीक्यूज, वही शॉर्ट क्वेश्चन, वही लॉन्ग क्वेश्चन रिवाइज करना है और आपने अपना एग्जाम लिख लेना है आराम से। तो हमने अब तक जो पढ़ लिया लास्ट 3 लेक्चर्स में वो था आपका चैप्टर नंबर 3, द सेल। उसके हमने स्टार्टिंग के 4-5 टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। अब वो टॉपिक्स कौन कौन से थे? वो सेल का इंट्रोडक्शन था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल थे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल था, सेल वॉल था, उसमें उसके फंक्शंस थे, उसमें उसका स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर में उसकी लेयर्स थी, लेयर्स में उनकी कंपोजिशन थी। सेल वॉल जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी है। फिर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ा था, 4 डिफरेंस थे और एग्जांपल की थी साथ। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल किया था, 6 डिफरेंसेस बताए थे। फिर हमने पढ़ा था हाउ टू ड्रॉ प्लांट सेल। उसमें हमने देखा था कि एट लीस्ट हमने 10 चीजें ड्रॉ करनी है। अगर आपने नहीं देखा, आप पिछला लेक्चर जो है वो देखें और उसमें देखें कि आपने कैसे जो है वो प्लांट सेल ड्रॉ करना है अगर एग्जाम में आ जाए। फिर हमने हाउ टू ड्रॉ एनिमल सेल देखा था। इसमें हमने कहा था कि एट लीस्ट 10 to 11 पॉइंट्स जो है वो हमने ड्रॉ करने हैं, वो भी आप लास्ट लेक्चर से देखें। फिर हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी कंपोजिशन पढ़ी थी, साइटोसोल के बारे में पढ़ा था और उसके फंक्शंस पढ़े थे। आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में जो सबसे पहली चीज हमने पढ़नी है वो क्या है? उसकी डेफिनेशन, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन इलास्टिक थिन इलास्टिक सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर। ठीक है, थिन है, इलास्टिक है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब क्या होता है? मतलब गुजरना अलाउ कर रही है अपने अंदर से। सेल मेम्ब्रेन क्या था? लास्ट 3 लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि सेल जो है उसके कंटेंट्स को कवर कौन कर रहा है, एक जगह किसने होल्ड किया अपने अंदर? सेल मेम्ब्रेन ने होल्ड किया हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्टिव चीजों को, खास चीजों को, हर चीज को नहीं। सिलेक्टिवली परमिएबल है, खास चीजों को अपने अंदर से गुजरना अलाउ करता है। हर चीज इसके अंदर से गुजर के सेल में नहीं जा सकती। सिर्फ कुछ चीजें ऐसी हैं, सिलेक्टिव चीजें हैं जो इसको क्रॉस करेंगी और बाहर से अंदर की तरफ सेल में चली जाएंगी। ठीक है, तो cell membrane is a thin, elastic and selectively permeable layer that surrounds the cytoplasm of all cell। हर सेल में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, ये याद रखना है, हर सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और ये क्या कर रहा है? इसने साइटोप्लाज्म को सराउंड किया हुआ है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ने साइटोप्लाज्म को अपने अंदर जो है वो सराउंड किया हुआ है। और अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्या चीजें बना रही हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को 4 चीजें बना रही हैं, कौन कौन सी?
कौन कौन सी चार चीजें जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बना रही हैं? इट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर वन प्रोटीन्स, नंबर टू लिपिड्स, नंबर थ्री कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर फोर कोलेस्ट्रॉल। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? दूसरा सवाल, पहला सवाल था डिफाइन सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सवाल क्या है? राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें आपने चार चीजें लिखनी है, पहला प्रोटीन्स, दूसरा लिपिड्स, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स, चौथा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मतलब ये चार चीजें जो मैंने बताई हैं ये कैसे जो है अरेंज होके ना सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रही हैं। ऐसे तो नहीं पड़ी होंगी ना ये हर जगह, कुछ ना कुछ इनकी अरेंजमेंट होगी, जैसे कि एक नेकलेस के अंदर भी एक खास अरेंजमेंट होती है हर चीज की। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन में भी ना प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट की खास अरेंजमेंट होती है। अब वो अरेंजमेंट क्या है? लिपिड्स कैसे अरेंज है पहले देखते हैं हम ये। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। बाय मतलब दो लेयर, दो लेयर के अंदर अरेंज है लिपिड्स। कैसे? पहली लेयर, दूसरी लेयर, दो लेयर है लिपिड की जो सेल मेम्ब्रेन को बना रही हैं। ठीक है। ये हम आगे डायग्राम में जब ड्रॉ करेंगे ना, हाउ टू ड्रॉ सेल मेम्ब्रेन, उसमें भी देखेंगे। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन की दो लेयर हैं, जो कि लिपिड्स की एक्चुअली दो लेयर हैं। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। लिपिड्स दो लेयर की फॉर्म में अरेंज हैं सेल मेम्ब्रेन में। कार्बोहाइड्रेट्स के पहले हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन कैसे अरेंज है? या तो वो जो लिपिड की एक बाहर वाली लेयर है ना, एक तो अंदर वाली एक बाहर वाली है, बाहर वाली लेयर के ऊपर प्रोटीन पड़ी हो सकती है, या फिर इन दो लेयर के दरमियान प्रोटीन पड़ी हो सकती है। ठीक है। ये इस तरह प्रोटीन अरेंज है। लिपिड दो लेयर की फॉर्म में अरेंज है। प्रोटीन या तो लिपिड की बाहर वाली लेयर से अटैच है, या लिपिड की दो लेयर के दरमियान पड़ी हुई है। कार्बोहाइड्रेट कैसे अरेंज है? कार्बोहाइड्रेट या तो बाहर वाली प्रोटीन के ऊपर लगा होगा, या तो यही कार्बोहाइड्रेट हो सकता है कि लिपिड की बाहर वाली लेयर पे लगा हो। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन से अटैच है, वो है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन साथ लगा हुआ है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। और ये वाला कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड से जुड़ा हुआ है वो क्या होगा? ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। ये दोनों ही एमसीक्यूज हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी और ग्लाइकोलिपिड भी। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब द कार्बोहाइड्रेट विच इज अटैच्ड टू द प्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड मतलब द कार्बोहाइड्रेट विच इज अटैच्ड टू द लिपिड। Cholesterol is also present in eukaryotic cell membrane to provide stability. कोलेस्ट्रॉल हम आगे वाली डायग्राम में देखेंगे कि वो भी जो सेल में सॉरी जो लिपिड की अंदर वाली लेयर है ना, एक तो बाहर वाली है, एक अंदर वाली लेयर के साथ भी कोलेस्ट्रॉल अटैच होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये आपका एमसीक्यूज है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल? स्टेबिलिटी। ठीक है। इस स्लाइड में कितने एमसीक्यूज हो गए? चार एमसीक्यूज हो गए। पहला क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। दूसरा एमसीक्यूज क्या है? द कार्बोहाइड्रेट विच इज अटैच्ड टू प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। तीसरा क्या है? द कार्बोहाइड्रेट विच इज अटैच्ड टू लिपिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल? स्टेबिलिटी। तो हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये सवाल था। दूसरा डिफाइन सेल मेम्ब्रेन। तीसरा अरेंजमेंट क्या है लिपिड की, कि लिपिड ने तो दो लेयर बनाई हुई है। प्रोटीन की अरेंजमेंट क्या है? या तो वो लिपिड की बाहर वाली लेयर से अटैच है, या वो लिपिड की जो दो लेयर हैं उनके दरमियान प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट कैसे अरेंज है? या तो कार्बोहाइड्रेट बाहर वाली प्रोटीन से अटैच है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है, या तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड की बाहर वाली लेयर से अटैच है तो वो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ है? कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड के अंदर वाली लेयर है ना उसके साथ अटैच है। तो तीन शॉर्ट क्वेश्चन हो गए।
और 4 एमसीक्यूज हो गए हैं स्लाइड से। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अगला सवाल। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे अगर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन आ जाता है सवाल? सिलेक्टिव परमियाबिलिटी। ठीक है, वही बात होगी। खास चीजों को अलाउ करता है कि सेल के अंदर आए। हर चीज को अलाउ नहीं करेगा कि वो सेल के अंदर घुस जाए और खराब करें सेल को। सिर्फ खास चीजें ही सेल के अंदर जा सकती हैं। इट एक्ट्स एज अ गेट कीपर। गेट कीपर का क्या काम है? उसने सिर्फ जानने वाले लोगों को ही अंदर जाने देना है घर के, हर किसी को नहीं जाने देगा। तो सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ गेट कीपर, गेट कीपर के तौर पे काम करता है। हर किसी को अंदर नहीं जाने देगा घर के या सेल के, सिर्फ खास चीजों को ही अलाउ करेगा कि वो सेल के अंदर जाए। allowing only certain molecules to pass through while blocking others। allowing only certain molecules, सिर्फ खास molecules को अलाउ कर रहा है to pass through, के अंदर जा सके, while blocking others, जबकि बाकियों को ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है कि तुमने अंदर नहीं जाना। तो पहला फंक्शन इज सिलेक्टिव परमियाबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ गेट कीपर। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन। इट एंक्लोजेस, इट एंक्लोजेस द सेल कंटेंट्स। इसने सेल के कंटेंट्स को अपने अंदर जो है वो एनक्लोज किया हुआ है, जमा किया हुआ है। बाहर जो है इर्द गिर्द फैलने नहीं दे रहा, इकट्ठा करके ना एक जगह पे इसने जमा किया हुआ है। इस तरह सेल जो है वो अपनी शेप में है, उसका कोई कंटेंट बाहर के किसी इन्वायरमेंट में लॉस नहीं हो गया, कवर है एक प्रोटेक्टिव कोटिंग के अंदर सारा कंटेंट। तो इस तरह उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है सारे कंटेंट्स को अपने अंदर कवर करके। उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है सेल कंटेंट्स को कि वो इधर उधर ना चले जाएं, वो अंदर ही है सेल मेम्ब्रेन के और प्रोटेक्टेड हैं। एंड सेपरेट्स देम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाकी के बाहर के एनवायरनमेंट से ना प्रोटेक्ट कर लिया उसने। देखिए, बाहर अगर हम देखें तो कितनी गर्मी है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी ना टेम्परेचर जो है वो ज्यादा ही होता है। सेल को अपना टेम्परेचर चाहिए, सेल के कंटेंट्स हैं अपने, उसके अंदर एंजाइम है, और एंजाइम जो है वो एक खास टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर वो सेल मेम्ब्रेन ना होता, ठीक है, तो वो एंजाइम जो थे वो इस एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो जाते। जैसे कि हमारी स्किन जो है वो सन से एक्सपोज है, पर हमारा हार्ट जो है, दिल जो है वो सन से एक्सपोज नहीं है। ठीक है, हमारी स्किन तो ये बर्दाश्त कर लेगी गर्मी, पर हमारा हार्ट जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह सेल के अंदर जो एंजाइम है ना, वो भी उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो काम तभी करेंगे एक खास टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उनको अपने अंदर कवर कर लेता है और बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर के टेम्परेचर से, बाहर की सर्दी से, बाहर की गर्मी से, ह्यूमिडिटी से, टॉक्सिक सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, इसने एनक्लोज किया हुआ है सेल कंटेंट्स को। ठीक है, अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, और होल्ड करने की वजह से इसने इन्हें बचा लिया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। पहला पॉइंट सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, दूसरा पॉइंट प्रोटेक्शन, तीसरा पॉइंट है ऑर्गेनेली की बाउंड्रीज। मैंने ये बताया था कि सेल, ना सिर्फ सेल के कंटेंट्स को सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, मतलब सेल को, मतलब कि ना सिर्फ सेल को सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, बल्कि सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे सब्सटेंसेस थे जिसे हमने ऑर्गेनेलीज कहा था, जो कि काम करते थे, मुख्तलिफ काम करते थे सेल के। कोई एनर्जी बना रहा था जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोई प्रोटीन बना रहा था जैसे राइबोसोम। तो वो जो ऑर्गेनेलीज थे ना, उनको भी कवरिंग ना इसने प्रोवाइड की हुई है, क्योंकि उन ऑर्गेनेलीज के अंदर भी अपने अपने एंजाइम है। क्योंकि एनर्जी बनाने वाले एंजाइम मुख्तलिफ हैं, प्रोटीन बनाने वाले एंजाइम मुख्तलिफ हैं। अब ये तो नहीं है कि एनर्जी बनाने वाला एंजाइम सेम टेम्परेचर पे काम करेगा और प्रोटीन वाला भी सेम टेम्परेचर पे काम करेगा, नहीं। हर एंजाइम जो है, जो एक खास काम करता है ना, वो अपने खास टेम्परेचर पे काम करता है। ठीक है, तो फिर इसलिए ना उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए कि इनको भी ना एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, इनका रिक्वायर्ड टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, तो हमारी ऑर्गेनेलीज को भी ना
उनके एंजाइम्स को, उनके स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर को किसने कवर किया होता है? सेल मेम्ब्रेन ने। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को भी मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। जिस तरह सेल को मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है ना, सेल को मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को भी सेल सेल मेम्ब्रेन ने कवर कर दिया है कि उसका भी एंजाइम बाहर साइटोप्लाज्म में लीक ना हो जाए। और सेल को भी इसने कवर कर दिया ताकि सेल का एंजाइम बाहर इन्वायरमेंट में लीक ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह इसके मुख्तलिफ तरीके हैं सेल मेम्ब्रेन के ना, चीजों को चीजों से अलहदा करने में। क्योंकि हर चीज हर टेम्परेचर पे काम नहीं करती है, खास टेम्परेचर पे काम करती है। और ये नहीं चाहता कि एक जगह का एंजाइम दूसरी जगह घुस जाए। वो चाहता है कि एनर्जी बनाने वाली ऑर्गेनेलिस का एंजाइम उसके पास ही रहे, प्रोटीन बनाने वाली ऑर्गेनेली का एंजाइम उसके पास रहे। तो इसने इनको एनक्लोज कर दिया है कि तुम अपना सामान अपने पास रखो। ठीक है, तो पहला था सिलेक्टिव परमियाबिलिटी, दूसरा प्रोटेक्शन हो गया, और तीसरा ऑर्गेनेलीज की बाउंड्रीज बना रहा है। In eukaryotic cell, many organelles like mitochondria and lysosome are also bounded by a similar membrane. वही मेम्ब्रेन जो सेल को कवर कर रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट से बचा रहा है, उसी मेम्ब्रेन ने क्या किया? उसी तरह के मेम्ब्रेन ने ऑर्गेनेली को भी कवर कर दिया। ऑर्गेनेली को भी सेल के मुख्तलिफ दूसरी ऑर्गेनेली से मुख्तलिफ एंजाइम से बचा लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब तक हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए? 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये क्या है? ये कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ना, ये बताता है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये बताता है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने पीछे बताया ना कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये इसी मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। पहले हमें नहीं पता था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, और जो चीजें पाई जाती हैं उनकी क्या अरेंजमेंट होती है। तो ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके काम किया सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद ना उन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट किया। ठीक है, क्या मॉडल प्रेजेंट किया था? उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ये हर कोई मानता है। मतलब कि इसने कहा था ना कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा दिखता है, इस बात को हर कोई मानता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन वाकई वैसा दिखता है जैसा इन्होंने प्रेजेंट किया था, कैसा दिखता है। तो डिस्क्राइबिंग द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल डिस्क्राइबिंग द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर ना और भी मॉडल्स प्रेजेंट किए गए थे, पर वो सारे गलत थे। लेकिन ये जो बता रहा है ना कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा दिखता है, तो ये बात सही कर रहा है। तो इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, while others are not accepted because they didn't tell about the actual structure of the membrane, the correct one. It is accepted model because it is telling about the correct structure of the cell membrane. So this is the accepted model describing the membrane structure. It proposes that, ये क्या कहता है? ये कहता है lipids form a fluid like bilayer। वही बात जो हमने पीछे पढ़ी थी कि लिपिड ने बायलेयर बनाई हुई है, 2 लेयर बनाई हुई है। ये है इस मॉडल की डायग्राम। देखें, लिपिड ने, ये एक लिपिड की ये वाली जो लेयर है ना, लिपिड की एक लेयर है। लिपिड का मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, ऐसा। कैसा? एक सर्कल है, उसके नीचे 2 टांगे हैं। ये लिपिड का मॉलिक्यूल है। और बहुत सारे लिपिड के मॉलिक्यूल ने ना पहले एक लेयर बनाई। ठीक है, आप देख रहे होंगे नीचे इसी तरह की एक लेयर, ये वाली देखें, एक लेयर। और फिर हमने कहा ना 2 लेयर है, तो ये दूसरी लेयर। लिपिड ने बाय लेयर बनाई हुई है, लिपिड बाय लेयर। लिपिड की 2 लेयर हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली। और देखें, बाहर वाली का जो लिपिड का मॉलिक्यूल है उसकी टांगे अंदर की तरफ हैं, और जो अंदर वाली लिपिड का मॉलिक्यूल है ना,
उसकी टांगे बाहर की तरफ हैं, तो मतलब टांगे एक दूसरे को फेस कर रही हैं। इसका भी एडवांटेज है। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे इसका क्या एडवांटेज है। अभी के लिए ये याद रखें कि लिपिड की दो लेयर पाई जाती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये बात किसने साबित की थी? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने। और ये एक्सेप्टेड है क्योंकि लिपिड में वाकई ही, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन में वाकई ही लिपिड की दो लेयर पाई जाती हैं और बिल्कुल ऐसे ही पाई जाती हैं। ठीक है। और क्या कहता है ये मॉडल, देखते हैं। ये कहता है कि लिपिड फॉर्म्स अ फ्लूइड लाइक बायलेयर, हमने देख ली, सही कहता है। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल अंदर धसे हुए हैं। मैंने बताया था ना कि लिपिड की बायलेयर के दरमियान लिपिड का मॉलिक्यूल, सॉरी, प्रोटीन का मॉलिक्यूल धसा हुआ है, अंदर मौजूद है, उन दो लेयर के दरमियान फंसा हुआ है। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या वाकई ऐसा है। ये देखो, बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये प्रोटीन अंदर की तरफ धसी हुई है, इस मेम्ब्रेन की दो लिपिड की लेयर के दरमियान ही पाई जाती है। और कुछ प्रोटीन क्या है, बाहर वाली लेयर के ऊपर भी पाई जाती हैं। कुछ अंदर की तरफ इस तरह मौजूद होती हैं। देख, ये वाली प्रोटीन अंदर की तरफ धसी हुई है। मैं एक दफा इसको इरेज कर लूं फिर आपको सही से दिखाती हूँ। ये देखें, एक प्रोटीन ये वाली है जो कि दो लेयर के दरमियान प्रेजेंट है। मैंने कहा था ना, दो लेयर के दरमियान एक प्रोटीन प्रेजेंट हो सकती है, या तो बाहर वाली लेयर के साथ भी अटैच हो सकती है प्रोटीन। तो ये दो प्रोटीन या तो दो लेयर के दरमियान मौजूद है, धसी हुई है, सबमर्ज है, या फिर वो बाहर वाली लेयर के साथ अटैच है। ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या कहता है ये मॉडल। लिपिड का तो उसने बता दिया कि दो लेयर हैं, हमने मान लिया क्योंकि वाकई दो लेयर है। फिर उसने कहा प्रोटीन अंदर सबमर्ज है, वो भी हमने देख लिया कि अंदर सबमर्ज है वाकई। अब वो कह रहा है प्रोटीन सबमर्ज तो है, बट दे कैन मूव लेटरली, वो मूव कर सकती हैं। ठीक है, ये मैं अभी समझाती हूँ अगली स्लाइड के अंदर कि इसका मतलब क्या है। दिस क्रिएट्स अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मोज़ेक पैटर्न। वो कह रहा है कि प्रोटीन मूव कर सकती हैं। जब कोई चीज मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो मतलब वो कॉन्स्टेंटली उस स्ट्रक्चर की शेप को चेंज कर रही है ना, कि पहले प्रोटीन एक जगह लगी हुई थी, अब मूव करके वो कहीं और चली गई है। इस तरह जो है वो शेप थोड़ी सी चेंज हुई ना। तो वो कह रहा है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मोज़ेक पैटर्न, मोज़ेक पैटर्न को वो कॉन्स्टेंटली प्रोटीन का मूव करना ना चेंज कर रहा होता है। मोज़ेक पैटर्न क्या था? लिपिड की दो लेयर थी, प्रोटीन यहाँ लगी हुई थी, अब प्रोटीन मूव करके यहाँ पे आ गई है, तो ये मोज़ेक पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया ना। यहाँ से प्रोटीन गायब हो गई, दरमियान में से यहाँ से प्रोटीन गायब हो गई, अब ये मोज़ेक पैटर्न चेंज हो गया। तो वो यही कह रहा है कि प्रोटीन मूव कर सकती है, और वो उसका मूव करना मोज़ेक पैटर्न को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। अब हम अपनी डायग्राम की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या आ सकता है? राइट डाउन अ नोट ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आपने ये लाइनें लिखनी है सारी। ठीक है। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल डिस्क्राइबिंग द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फिर आपने लिखना है इट प्रोपोजेस दैट। फिर आपने अगली लाइन के ऊपर लिखना है डॉटेड, सॉरी, इन्वर्टेड कोमास के अंदर विद ब्लू पॉइंटर और विद ब्लू मार्कर। क्या लिखना है? द लिपिड्स फॉर्म अ फ्लूइड लाइक bilayer in which protein molecules are submerged and can move laterally. This creates a constantly changing mosaic pattern. ठीक है, ये आप, ये लाइन आपने मार्कर से लिखनी है और इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखनी है। उसके बाद आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब ड्रॉ करना आसान है ना, समझाने के बाद आसान हो गया। अब देखें, वो प्रोटीन मूव करके, अब जब मूव करेगी वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। वो लेटरली मूव करेगी, लेटरली मतलब इस तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ होता है, लेटरली मतलब साइड पे। ठीक है। अब जब डायग्राम आएगी ड्रॉ करने के लिए, तो आपने इसी तरह लिपिड के ढेर सारे मॉलिक्यूल एक लेयर में बनाने हैं,
फिर दूसरी लेयर में भी बनाने हैं। ध्यान रखना है कि टांगे इनकी एक दूसरे की तरफ फेस कर रही हो, एक दूसरे की तरफ बनानी है। ठीक है। फिर दरमियान में लेयर के प्रोटीन बनानी है। फिर एक प्रोटीन ऊपर वाली लेयर के ऊपर लगा देनी है। फिर प्रोटीन के साथ आपने एक कार्बोहाइड्रेट अटैच करना है। और फिर आपने लिपिड के साथ भी एक कार्बोहाइड्रेट अटैच करना है। वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ अटैच है वो ग्लाइकोलिपिड है। वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ अटैच है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल ये देखिए इनर वाली लेयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, कर लेंगे ड्रॉ। कार्बोहाइड्रेट ना बस आपने यूं बना देना है। प्रोटीन आपने यूं बनानी है जो सरफेस से अटैच है बाहर वाली लेयर के, यूं बनानी है। उसके ऊपर आपने इतना कार्बोहाइड्रेट ड्रॉ कर देना है। लिपिड का मैंने मॉलिक्यूल बता दिया कैसे बनाने हैं। सर्कल बना के दो टांगे बनानी है। साथ ही एक और मॉलिक्यूल बनाना है इस तरह करके, फिर साथ फिर टांगे बनानी है। फिर एक और मॉलिक्यूल बनाना है। फिर उसके नीचे टांगे बनानी है। फिर नीचे से भी पहले टांगे बना लेना। फिर एक सर्कल बना देना। फिर एक सर्कल बनाना, उसके साथ टांगे बना देना, उसकी इस तरह ड्रॉ कर लेना। और बीच में यहाँ पे प्रोटीन इस तरह करके ड्रॉ कर देना। ये अंदर वाली जो धसी हुई प्रोटीन है वो हो गई। फिर दोबारा लिपिड का मॉलिक्यूल बनाना है इस तरह, नीचे भी इसी तरह बनाना। इस इसके ऊपर प्रोटीन बना देना एक, प्रोटीन के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट बना देना, और लिपिड के ऊपर भी एक कार्बोहाइड्रेट बना देना। ये वाला ग्लाइको प्रोटीन हो जाएगा, ये वाला ग्लाइको लिपिड हो जाएगा। और अंदर की तरफ एक सर्कल बना देना है। अंदर वाली लेयर जो लिपिड की है उसके साथ एक सर्कल बनाना और उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल कर देना। आराम से डायग्राम बन जाएगी। ठीक है। तो आज का टॉपिक था हमारा सेल मेम्ब्रेन। उसमें हमने तकरीबन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने सारा ही लिखना है। आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसका स्ट्रक्चर लिखना है, फिर उसका फंक्शन लिखना है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में लिखना है, और फिर आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। सब कुछ लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखनी है, स्ट्रक्चर लिखना है। स्ट्रक्चर में कंपोजिशन लिखनी है। कंपोजिशन कैसे, पॉइंट्स में लिखनी है। नंबर वन प्रोटीन, नंबर टू लिपिड, नंबर थ्री कार्बोहाइड्रेट, नंबर फोर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसके बाद फंक्शन लिखने हैं, तीनों फंक्शन लिखने हैं। इसके सिलेक्टिव परमेबिलिटी है, इसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनेली की बाउंड्रीज बनाता है। फिर आपने फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में लिखना है, जैसा मैंने बताया था कैसे लिखना है। दिस इज द एक्सेप्टेड मॉडल डिस्क्राइबिंग द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इट प्रोपोजेस, अगली लाइन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मार्कर के साथ बाकी लाइंस लिख देनी है। दैट द लिपिड फॉर्म्स अ फ्लूइड लाइक bilayer in which protein molecules are submerged and can move laterally. This creates a constantly changing mosaic pattern. और फिर एंड में आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आ सकता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या फिर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। दोनों केस में आपने यही डायग्राम ड्रॉ करनी है। और साथ आपने ये लिखना भी है, बेशक ड्रॉ का कह रहे हैं आपने, फिर भी ये लिखनी है दो तीन लाइनें जो मैंने बताई हैं। फंक्शन के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं, राइट डाउन 2 to 3 फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ये फंक्शन लिखने हैं। डिफाइन सेल मेम्ब्रेन आ सकता है, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, या फिर राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो आपने यही लिखना है। ठीक है, आज का टॉपिक खत्म हो गया। आज हमने कोई 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है सेल मेम्ब्रेन पे अगर आ जाए वो डिस्कस कर लिया। और एमसीक्यूज क्या थे, 4 एमसीक्यूज थे। कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable, the carbohydrate which is attached to protein is glycoprotein, the carbohydrate which is attached to lipid is glycolipid, cholesterol provides, यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टेबिलिटी। अगला एमसीक्यूज भी एक पूछा जा सकता है कि विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आंसर फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है बच्चों, लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। और आप, उम्मीद करती हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा सारा कुछ, और पढ़ाया ऐसे गया है कि साथ ही याद भी आपको हो जाए। तो याद भी हो ही गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू टुमारो।